कभी कभी वक्त यूं पलटता है कि जिसे आपने कभी कुछ नहीं समझा, एक दिन उसी के सामने खड़े होकर इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। उत्तर प्रदेश की सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह, वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित ज्ञानदीप इंटरनेशनल स्कूल के गेट के बाहर भीड़ थी। बच्चे लाइन में खड़े थे, कंधे पर बैग, चेहरे पर डर और उत्सुकता साथ लिए हुए, और दूसरी ओर पेरेंट्स, हाथों में फॉर्म, आंखों में उम्मीद और मन में हलचल। उसी भीड़ में एक लंबी चमचमाती एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक सूट बूट में लिपटा मर्द। अमित रॉय, वाराणसी का जाना माना बिल्डर। शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट उसी के नाम पर थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट थी। थकान जैसे आंखों से झांक रही थी। और साथ में था उसका 6 साल का मासूम बेटा आर्यन रॉय। वो स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराने आया था। रिसेप्शन पर नाम लिखवाया, फॉर्म जमा किया गया। फिर स्टाफ बोला, इंटरव्यू आज खुद प्रिंसिपल मैम लेंगी, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। अमित थोड़ा चौंका। ओह, ठीक है। कुछ ही देर बाद उसे इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने बैठी महिला को देखकर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी, स्कूल की प्रिंसिपल। वही चेहरा, वही आंखें जिन्हें उसने सालों पहले छोड़ दिया था, जैसे कोई पुराना और गैर जरूरी सामान हो। वो कुछ पल नजरें झुकाकर खड़ा रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अमित रॉय और ये मेरा बेटा आर्यन है। साक्षी ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर नजरें फॉर्म पर टिका दी। बच्चे का नाम आर्यन रॉय, मेरा बेटा है। साक्षी उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर आसमान में कुछ देर तक देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, कैसा लगता है अमित, जब वो औरत तुम्हारे सामने बैठी हो जिसे तुमने कभी कहा था तेरी कोई औकात नहीं है। अमित की नजरें फर्श पर जम गई, सांसें भारी हो गई, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। साक्षी ने कहा, आज तुम स्कूल में नहीं हो अमित, आज तुम अपने अतीत की अदालत में खड़े हो। करीब 10 साल पहले की बात थी। साक्षी त्रिपाठी एक पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की लड़की, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक छोटे कस्बे राजापुर की रहने वाली थी। उसके पिता विनोद त्रिपाठी स्थानीय डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और मां गीता देवी गृहिणी। साक्षी ने हिंदी साहित्य में एमए किया था और नेट की तैयारी कर रही थी। सीधे सादे परिवार की बेटी होने के बावजूद उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। एक दिन एक रिश्तेदार के माध्यम से एक रिश्ता आया। अमित रॉय, वाराणसी के नामी बिल्डर का बेटा, खुद भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। बातों बातों में पता चला, लड़का दहेज नहीं मांग रहा है, बस लड़की पढ़ी लिखी और संस्कारी होनी चाहिए। साक्षी के माता पिता को लगा जैसे किसी ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया हो। बेटी की किस्मत खुल गई, मां ने कहा, और फिर धूमधाम से शादी तय हो गई। शादी बड़े हर्षोल्लास से हुई। दूल्हा अमित घोड़ी पर चढ़ा था। चारों ओर रोशनी, संगीत, मिठाइयां और साक्षी के मन में सपनों का एक पूरा संसार। शादी के दूसरे ही दिन जब वो पहली बार अपने ससुराल रॉय विला पहुंची, उसका स्वागत बाहर से तो खूब किया गया, लेकिन अंदर नजरें बहुत कुछ कह रही थी। अमित की मां पुष्पा रॉय कड़वी मुस्कान के साथ बोली, सरकारी कॉलेज वाले प्रोफेसर की लड़की है, चलो ठीक है, जैसे तैसे हमारी नाक काटने से बच गई। अमित की बहन करिश्मा साड़ी के पल्लू को घुमाते हुए बोली, भाई, इतनी सीधी लड़की लाइफ टाइम बोर कर देगी, कोई ग्लैमर ही नहीं है। साक्षी के मन में टीस उठी, लेकिन मुस्कुराकर सब सुन लिया, क्योंकि मां ने सिखाया था, ससुराल में सहना पड़ता है बेटी। यही एक औरत की असली परीक्षा होती है। घर का माहौल बिल्कुल अलग था, जहां उसके मायके में प्रेम और आदर की भाषा बोली जाती थी। यहां हर बात में तुलना, कटाक्ष और उपहास छिपा होता था। साक्षी सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, रसोई में हाथ बंटाती, फिर भी ताना मिल जाता, एक तो कुछ आता नहीं, ऊपर से थकने का नाटक करती है। कभी सब्जी में नमक कम हो जाता तो सुनना पड़ता, प्रोफेसर की बेटी हो, खाना तो काम वाली से भी गया बीता। एक दिन साक्षी ने हिम्मत करके अमित से कहा, तुम्हारी मां
और बहन मुझे बहुत नीचा दिखाती है। मैं हर कोशिश करती हूं, फिर भी उन्हें मैं कभी पसंद क्यों नहीं आती। अमित, जो बाहर सबके सामने सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, अंदर कुछ और ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमारी मेहरबानी से इस घर में आई है, ज्यादा ओढ़ मत, वरना याद दिला दूंगा तेरी औकात क्या है। उस दिन पहली बार साक्षी का कलेजा कांप गया। वो शब्द नहीं थे, किसी की रूह को चीर देने वाला तेजाब था। लेकिन उसने फिर भी खुद को समेट लिया। सोचा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन साक्षी की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने जांच की और बताया, आप मां बनने वाली है। साक्षी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अब सब बदल जाएगा, अब शायद अमित भी बदल जाएगा। लेकिन जब उसने अमित को यह खबर दी, अमित का चेहरा तंग गया। गिरा दो इसे, मैं दवा लेकर आता हूं। अभी टाइम नहीं है, और तू कोई देवी नहीं है जो बच्चे को जन्म दे। साक्षी की रूह कांप गई। उस रात जब अमित बगल में सो रहा था, साक्षी उसकी फोन गैलरी में गई और वहां कुछ तस्वीरें देखी। एक औरत के साथ हंसते, हाथ में हाथ डाले। साक्षी के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्ला पड़ी, मैं तुम्हारे घर वालों के ताने सह लूंगी, तुम्हारे रूखेपन को भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये धोखा नहीं सहूंगी। अमित उठकर आया और बिना कुछ कहे उसने पहली बार नहीं, आखिरी बार हाथ उठाया। साक्षी चीख पड़ी, डर से नहीं, बल्कि उस चुप्पी से जो अब तक अंदर जमी थी। उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, अब मैं सिर्फ जी नहीं सकती, अब मुझे अपने बच्चे को बचाना है और खुद को भी। उस रात जब सारे रिश्ते चीख बनकर साक्षी की आत्मा में गूंज उठे थे, जब एक थप्पड़ ने उसके अंदर की बेटी, पत्नी और औरत तीनों को एक साथ जगा दिया था, वो रात साक्षी की जिंदगी की आखिरी काली रात बन गई। सुबह की पहली किरण उसके कमरे की खिड़की से अंदर आई, लेकिन इस बार वो रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं थी, उसके भीतर भी एक नई रोशनी फूट पड़ी थी। साक्षी ने चुपचाप अपने चोट लगे चेहरे पर दुपट्टा डाला, एक छोटा सा बैग उठाया और सीधे महिला थाने पहुंच गई, बिना किसी की परवाह किए। थाने में मौजूद महिला इंस्पेक्टर ने जब उसके सूजे हुए गाल, फटी हुई चूड़ी और लाल आंखों को देखा तो सब समझ गई। साक्षी ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात की धमकी। उसने एफआईआर दर्ज कराई। धारा 498, 323, 506 और 313 के तहत मामला लिखा गया। साक्षी की आवाज में अब कंपन नहीं था, बस एक सख्त ठहराव था, जो सिर्फ एक मां में होता है जब वो अपने बच्चे को दुनिया की गंदगी से बचाना चाहती है। थाने से निकलते ही वो मायके लौट आई। दरवाजा मां ने खोला। उसे देखकर कुछ पल सब चुप रहे। फिर मां फूट फूट कर रो पड़ी, बेटी, ये क्या कर डाला तूने? दुनिया क्या कहेगी? पिता ने बस एक लंबी सांस ली और चुपचाप अंदर चले गए। घर में चुप्पी छा गई थी। कभी मां तानों में बोलती, कभी बहन आंखों से सवाल करती। मां ने एक दिन कहा, बेटी, कुछ दिन और सह लेती, तलाकशुदा औरत को समाज जीने नहीं देता, इस बच्ची को हमें दे दे, तू दूसरी शादी कर ले, अभी उम्र निकली नहीं। साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर शांति से लेकिन बेहद ठोस शब्दों में कहा, मां, अगर मैं फिर शादी करूंगी और ये बच्ची किसी सौतेले बाप की नजर में पड़ गई, तो क्या मैं उसे वही दर्द नहीं दूंगी जो आज मैं अपने साथ लिए जी रही हूं? नहीं मां, ये मेरी बेटी है, अब मैं ही इसकी मां हूं, बाप हूं, और पूरी दुनिया भी। और उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, साक्षी ने अपनी पुरानी सहेली रीमा घोष को फोन किया, जो वाराणसी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। साक्षी की आवाज थकी हुई थी, लेकिन इरादा फौलाद जैसा। रीमा, मुझे कोई काम चाहिए, मैं दोबारा खड़ी होना चाहती हूं, मैं खुद को फिर से साबित करना चाहती हूं, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। रीमा ने एक पल भी न गवाया। तू आजा साक्षी, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, यहां जॉब नहीं, रास्ता मिलेगा, मैं हूं ना। अगली सुबह साक्षी अपनी गोद में काव्या को लिए एक पुरानी सी ट्रेन में बैठ गई। बैग में सिर्फ कुछ कपड़े, एक डिग्री
और अपनी बेटी की मुस्कान थी। रास्ते में ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गर्म आग थी। वाराणसी पहुंचकर उसने शहर के एक छोटे मोहल्ले सिगरा में एक कमरा किराए पर लिया। कमरे में बस एक पुराना पंखा, एक पतली सी गद्दी और एक कोना था जहां साक्षी ने अपनी किताबें रख दी। शाम को काव्या को मां के पास छोड़ती और खुद एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने जाती। तनख्वाह मामूली थी, काम का समय लंबा था। स्कूल में स्टाफ का व्यवहार भी बेहद औपचारिक और बेरुखा था। लेकिन साक्षी को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। उसे मौका चाहिए था खुद को साबित करने का। रात को जब स्कूल से लौटती तो बेटी को सीने से लगाकर बस यही कहती, तू मेरी ताकत है और मैं तुझे उस दुनिया से भी बड़ी जिंदगी दूंगी जो कभी मेरे हिस्से नहीं आई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रूटीन में ढल गई। सुबह साइकिल से स्कूल, दोपहर में टिफिन से ठंडी रोटी, शाम को बेटी की हंसी और रात को किताबों के बीच खुद को फिर से गढ़ने की कोशिश। 1 साल बीता, फिर साक्षी को एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। ज्ञानदीप इंटरनेशनल स्कूल, वाराणसी, वही स्कूल जहां कहानी की शुरुआत हुई थी। वेतन थोड़ा बेहतर था, स्कूल में सम्मान भी मिला और अब वो अपनी बेटी के लिए एक छोटा BHK फ्लैट किराए पर लेने लायक हो गई थी। उस छोटे से घर में एक कोना मां के लिए था, एक कोना पढ़ाई के लिए, और बाकी पूरा घर काव्या की दुनिया बन गया था। हर शाम जब साक्षी स्कूल से थककर लौटती, काव्या अपनी नन्ही बाहें फैलाकर दौड़ती, मम्मा आप आ गई। उस एक आवाज में साक्षी की सारी थकान उड़ जाती। अब साक्षी सिर्फ टीचर साक्षी नहीं थी, वो अपनी बेटी की पूरी दुनिया थी और उस दुनिया का केंद्र खुद वो थी। साल दर साल बीतते गए। काव्या अब 6 साल की हो चुकी थी। नन्ही सी बच्ची, लेकिन समझदारी में बहुत आगे। वो जानती थी कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है। जब भी साक्षी स्कूल से लौटती, काव्या झट से पानी का ग्लास लाती, उसके जूते उतारती और मुस्कुराकर कहती, मम्मा आज आप बहुत थक गए ना, लेकिन आप सुपर मॉम हो। इन शब्दों में साक्षी को हर दर्द की दवा मिलती थी। अब साक्षी का नाम स्कूल में सम्मान से लिया जाने लगा था। बच्चे उसे साक्षी मैम कहकर आदर देते। स्टाफ मीटिंग में उसकी राय की अहमियत थी और धीरे धीरे उसकी छवि एक सुलझी हुई, आत्मनिर्भर, प्रेरणादायक महिला की बनती जा रही थी। एक दिन स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल रिटायर हुई। ट्रस्टियों और स्टाफ ने मिलकर नया नाम तय किया, डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी। वो लड़की जिसे एक दिन उसके पति ने कहा था, तेरी कोई औकात नहीं, आज उसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। अब वो साड़ी नहीं, गरिमा पहनती थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी चुप्पी में एक शांति जिसे सिर्फ वो औरतें समझ सकती हैं जो तूफान पार कर चुकी हों। फिर आया वो दिन जब जिंदगी ने उसका अतीत सामने ला खड़ा किया। स्कूल में एडमिशन सीजन चल रहा था। रिसेप्शन पर पेरेंट्स की भीड़ थी। हर कोई अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना चाहता था। इसी भीड़ में एक चेहरा झुका हुआ, थका हुआ और समय से हारा हुआ। अमित रॉय। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे। चेहरे पर पहले जैसी घमंड नहीं, बल्कि पछतावे की रेखाएं थी। उसके साथ था एक प्यारा सा बच्चा, आर्यन। रिसेप्शन पर जाकर बोला, मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहता हूं। अगर संभव हो तो प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बच्चों के इंटरव्यू खुद मैम ले रही है, कुछ देर प्रतीक्षा करें। अमित की धड़कनें बढ़ने लगी। शायद उसे अंदेशा था, या शायद उसका डर उसे सच बताने लगा था। थोड़ी देर बाद उसे इंटरव्यू रूम में भेजा गया। दरवाजा खोला और सामने बैठी महिला को देखकर उसकी रगें सर्द हो गई। डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत गरिमा थी जो बरसों के जख्मों से निकलकर बनी थी। अमित ने कांपती आवाज में कहा, नमस्ते मैम, मैं अमित रॉय और ये मेरा बेटा आर्यन है। साक्षी ने बस एक नजर डाली, ना कोई मुस्कान, ना कोई गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता जो सीधा दिल को चीर दे। आप बैठिए, साक्षी बोली।
अमित चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। नजरें अब भी नहीं उठीं। साक्षी ने फॉर्म देखा। बच्चे की मां का नाम? अमित ने हिचकते हुए कहा। दूसरी शादी की थी, अब साथ नहीं है। साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की की ओर चली गई। बाहर मैदान की ओर देखा जहां बच्चे खेल रहे थे, फिर पीछे मुड़कर बोली, कभी सोचा था अमित कि जिस औरत को तुमने ये कहकर छोड़ा था तेरी कोई औकात नहीं, वो एक दिन इतनी ऊंचाई पर खड़ी होगी कि तुम अपनी नजरें भी उससे नहीं मिला पाओगे? अमित की आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की साक्षी। क्या क्या तुमने दोबारा शादी की? साक्षी ने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, नहीं, क्योंकि मैंने किसी मर्द को अपनी बेटी की जिंदगी में आने लायक नहीं समझा। जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था उस दिन मैं मां बनने वाली थी। अमित की आंखें अब पूरी तरह भीग चुकी थी। मतलब वो मेरी बेटी थी? साक्षी बोली, थी नहीं, है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। नाम तुम्हारा होगा शायद किसी कागज पर, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मेरी जगह है, और मैं नहीं चाहती कि उसके बचपन पर किसी गलत इंसान की परछाई पड़े। उसी वक्त साक्षी का फोन बजा। स्क्रीन पर चमक रहा था, काव्या। साक्षी ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ बेटा, मम्मा जल्दी आएगी। मौसी ने दूध गर्म कर दिया है ना? बहुत अच्छा बच्चा। फोन रखते ही अमित ने हाथ जोड़ लिए। बस एक बार मेरी उस बेटी से बात करवा दो, मैं माफी मांगना चाहता हूं। साक्षी की आवाज अब पत्थर जैसी सख्त थी। माफ करना तो मैंने खुद को कर दिया है अमित, लेकिन अब तुम्हारा मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं बचा। जिसने जन्म से पहले ही उसे ठुकरा दिया, वो उसके प्यार का हकदार नहीं हो सकता। अमित चुप। कुर्सी से उठने की भी हिम्मत नहीं रही थी उसमें। साक्षी ने स्टाफ को बुलाया, प्लीज इन्हें बाहर तक छोड़ आइए। और उस दिन वो दरवाजा जो कभी साक्षी के लिए बंद कर दिया गया था, आज उसी दरवाजे से अमित रॉय को निकाला गया। सिर्फ स्कूल से नहीं, उसकी बेटी की दुनिया से भी। अमित रॉय स्कूल से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी साक्षी कुछ देर अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी रही। नीचे स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, और उन्हीं में कही थी उसकी बेटी काव्या। वो बच्ची जिसे साक्षी ने सिर्फ जन्म नहीं दिया था, बल्कि पूरी जिंदगी अपनी हथेलियों से गढ़ी थी। आज साक्षी के चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी जीत का घमंड नहीं था। वो था एक इंसान का अपने आप से की गई सबसे बड़ी लड़ाई को जीत लेने का संतोष। लेकिन साक्षी की कहानी यही नहीं रुकी। उस रात जब सब सो रहे थे, साक्षी ने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उसमें अपने लिए कुछ लिखा। मैंने खुद को पाया है। अब मैं चाहती हूं कि जो औरतें खुद को खो चुकी है, उन्हें भी खुद को फिर से पाना सिखाऊं। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, नई दिशा, एक नई शुरुआत। साक्षी ने अपने खाली समय में कुछ जरूरतमंद महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। वो औरतें जो घरेलू हिंसा झेल रही थी, जो तलाक के दर्द से गुजर रही थी, जो अकेलेपन में खुद से हारने लगी थी। धीरे धीरे इस छोटी सी क्लास ने एक आकार लेना शुरू किया। नई दिशा नाम रखा गया इस नए प्रयास का। यहां महिलाएं सीखने लगी सिलाई, कंप्यूटर, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना। अब साक्षी सिर्फ काव्या की मां नहीं थी, वो बन चुकी थी हजारों महिलाओं की प्रेरणा, मार्गदर्शक और रक्षक। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी, टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी, महिला सशक्तिकरण के मंचों पर उसे बुलाया जाने लगा। एक दिन एक नामी विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार था। मुख्य अतिथि थी डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी। जब वो मंच पर पहुंची, सामने बैठी सैकड़ों लड़कियों की आंखों में चमक थी, जैसे वो सिर्फ एक वक्ता को नहीं, अपने भविष्य की उम्मीद देख रही थी। साक्षी ने माइक उठाया और कहा, मैं आज आपके सामने एक प्रिंसिपल, एक एनजीओ लीडर या एक स्पीकर बनकर नहीं खड़ी हूं। मैं आज एक औरत बनकर आई हूं, जिसने सब कुछ खोया लेकिन खुद को पाया, जिसने अकेले बेटी को पाला, समाज के ताने झेले, लेकिन फिर भी सिर झुकाया नहीं, क्योंकि कभी कभी अकेले चल देना
किसी गलत सहारे से बेहतर होता है। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन साक्षी की मुस्कान सबसे प्यारी उस शाम तब थी जब वो घर लौटी और दरवाजा खोलते ही काव्या ने उसे गले से लगा लिया। मम्मा, आज स्कूल में पूछा गया कि तुम्हारी आइडियल कौन है। मैंने कहा, मेरी मम्मा। साक्षी की आंखें भर आई। वो जानती थी ये उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। रात को काव्या ने पूछा, मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूं? साक्षी ने उसकी नन्ही हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो सहारा है जो मुझे कभी नहीं मिला। एक मां जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और उस रात जब साक्षी छत पर अकेली खड़ी थी, हवा बालों से खेल रही थी, चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब न कोई पछतावा था, न किसी के आने जाने से फर्क पड़ता था। अब वो खुद अपने लिए काफी थी। दोस्तों, साक्षी ने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने उस रिश्ते को छोड़ दिया जिसमें अपमान था, चोट थी और धोखा था। उसने दोबारा शादी नहीं की ताकि उसकी बेटी की दुनिया दोबारा ना टूटे। उसने एक मां की तरह जिया, एक शिक्षिका की तरह समाज को रास्ता दिखाया और एक औरत की तरह अपने डर को ताकत बना लिया। लेकिन क्या साक्षी ने जो किया वो सही था? अगर आप साक्षी की जगह होते तो क्या आप भी यही करते, या समाज की बातों से डरकर कोई और फैसला लेते? कमेंट करके जरूर बताइए आपके विचार।